क्या हो अगर आपकी लाइफ का रिमोट किसी और व्यक्ति के हाथ में हो? वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो बटन दबाए, कभी आपको रुलाए, कभी आपको हँसाए, कभी आपका दिन अच्छा बना दे और कभी आपका दिन खराब बना दे। और उस पर से वो व्यक्ति हो भी आपका जूनियर, आपका नौकर, आपका गुलाम हो और वो आपको अपने इशारों पर नचा रहा हो, तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी जब आप ये जानेंगे कि आप अनजाने में ही सही लेकिन किसके इशारों पर नाच रहे थे? आपकी ज़िंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में था? यकीनन ये बहुत बुरी फीलिंग है। कोई भी इस फीलिंग से गुज़रना नहीं चाहेगा। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा ही केस शेयर करने जा रही हूँ। ये केस है आकांक्षा जी का। आकांक्षा जी जो कि आज एक 60 वर्षीय महिला हैं, वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं, वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं। वो अपने जीवन के विषय में बताती हैं कि उन्हें पूरे जीवन एक पति से जो प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए था, जो उनकी काबिलियत थी, उसके ज़रिए जो उन्हें जीवन में तरक्की मिलनी चाहिए थी, कभी भी वो नहीं मिला। उनके माता-पिता के द्वारा भी उनके गुणों को नज़रअंदाज किया गया। वो एक बहुत बेहतरीन लेखिका, एक कवयित्री बनने की क्षमता रखती थीं, लेकिन ना उनकी एजुकेशन पर, ना उनके हुनर पर ध्यान दिया गया। वो बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तभी, क्योंकि लड़कियों के लिए एजुकेशन की कोई ख़ास अहमियत ही नहीं है, इस तरह का एक नज़रिया था। और वो कहती हैं कि मैं कभी अकेली शांत होकर बिल्कुल अकेले अपने कमरे में, कभी अपनी छत पर बैठकर जैसे मैं कविताएँ लिखने की कोशिश करती थी और फिर खुशी-खुशी नीचे जाकर अपनी मम्मी को दिखाती थी कि मम्मी देखो मैंने ये लिखा है, मैं मम्मी को सुनाती थी। तो उल्टा वहाँ से जवाब आता था कि मुझे मत सुनाया करो, मेरे पास टाइम नहीं है। जब वो अपनी ये कविताएँ जाके टीचर्स के सामने पेश किया करती थी, तो टीचर्स का जवाब होता था, अपने सिलेबस पर ध्यान दो, अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दो, ये कविताएँ होती रहेंगी। कुल मिला के हर जगह उनके साथ यही रहा। ये वो कहती है वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ तो मेरी एक तरह से दबनी सी शुरू हो गई। जैसे आज मैं देखती हूँ तो मेरे अंदर वो हुनर ही नहीं है। लेकिन फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ। एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में उनकी शादी हुई, जहाँ उनके ऊपर घर की बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ थीं और उनके हस्बैंड, क्योंकि वो अपने सभी भाई-बहनों में फाइनेंशियली काफ़ी वीक रह गए थे, तो एक तरह से जो उनके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ थे, वो अपनी बहू को यानी आकांक्षा जी को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, जबकि वो घर का सारा काम करती थी। लेकिन क्योंकि उनके हस्बैंड के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट घर को नहीं मिल पा रही थी, वो एक तरह से घर के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन की तरह थे। इस वजह से सब कुछ करते हुए भी, सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा करते हुए भी, उनको कभी रिस्पेक्ट, कभी वो इज़्ज़त जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वो कहती हैं कि मैंने तो किसी आम बहू से भी ज़्यादा किया बाकी बहुओं की तुलना में, और अगर मेरे पति ने अर्न नहीं किया, तो वो उनके बेटे ने धन नहीं कमाया, मेरा भी जीवन खराब हुआ। तो इसमें मैं कहाँ से कसूरवार थी? मुझे क्यों नेग्लेक्ट किया जाता था? मेरे काम को क्यों एप्रिशिएट नहीं किया जाता था? मैं अगर एक अच्छी बहू थी, बाकी बहुओं की तुलना में मैं ज़्यादा करती थी, काम ज़्यादा करती थी, तो मुझे वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी। उनका बेटा अगर नहीं कमाता, तो इससे तो मेरा जीवन बर्बाद हुआ है ना। इसका ही कसूर मुझ में क्यों निकाला जाता था? लेकिन ऐसा हुआ। अब हम आकांक्षा जी के पीएलआर पर आते हैं। उन्होंने अपने आप को एक थोड़ी हेल्दी, लगभग 50-55 वर्षीय महिला के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि वो एक उस समय के हिसाब से बुजुर्ग महिला की कैटेगरी में है और घर परिवार से, ज़िम्मेवारियों से आज़ाद है और उनके पास सिर्फ समय ही समय है। और इस भरपूर खाली समय का प्रयोग वो अपने आस-पास के लोगों पर नज़र रखने में करती हैं। वो एक दृश्य में कहती हैं, मैं चारपाई पर आराम से लेटी हूँ। मेरे सामने से 4 लड़कियाँ बहुत खुश
चहकती महकती सी, हंसती मुस्कुराती सी, सिर पर मटके रखे गुजर रही हैं। वो लड़कियां शायद पानी भरने जा रही हैं। मैं उनके पीछे हो लेती हूँ और धीरे धीरे उन्हीं लड़कियों से एक दूरी बनाकर उनके पीछे चलने लगती हूँ। वो मेरे ही गांव की हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कहाँ जा रही हैं। हकीकत में मुझे उनकी हंसी से चिढ़ है। वो इतना खुश कैसे हैं? वो कहती हैं कि मैंने देखा कि गांव के दो युवक जो उन्हीं लड़कियों के करीब से गुजरे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट उन्होंने उन लड़कियों की तरफ फेंकी। कोई छिछोरापन नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, वो एक रिस्पेक्टपूर्ण मुस्कुराहट थी। और जवाब में उन लड़कियों के द्वारा भी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ही दिया गया। लेकिन मेरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। अब मेरे लिए एक मसाला तैयार था। अगले दृश्य में वो कहती हैं कि वो जो एक सामान्य सा दृश्य था उसे उन्होंने उनके परिवार के, उन बच्चियों के परिवार के समक्ष इस तरीके से प्रस्तुत किया कि अब उनके परिवार के लोग अपनी बेटियों पर, अपनी ही बच्चियों पर डाउट कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेम संबंध बनाने के इल्जाम में उनके साथ मारपीट भी की जा रही है, जबकि उन लड़कियों को पता भी नहीं कि उन्होंने कहाँ क्या गलती की है। ये एक वो दृश्य था जिससे पता चलता है कि आकांक्षा जी कितनी एक कुटिल महिला के रूप में रही होंगी। उन्हें बस ये है कि कोई खुश कैसे रह सकता है, वो लड़कियां इतनी मुस्कुराहट के साथ इधर से कैसे गुजरी हैं। अगले दृश्य में वो एक बहुत ही खतरनाक सा दृश्य प्रस्तुत करती हैं। वो कहती हैं कि मैं अपने ही हाथों से कागज पर कलम से दिल का निशान बना रही हूँ, और वो दिल का निशान बना हुआ कागज मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की की छत पर फेंका है। वो एक बार फिर किसी लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। लिखना नहीं आता है, कोई बात नहीं, ड्राइंग तो करनी आती है। तो दिल की ड्राइंग बनाकर ही किसी की छत पर वो फेंक रही हैं। इस तरह के और बहुत सारे घटनाक्रम थे जो उन्होंने बयां करे, जिससे ये साबित हुआ कि उन्होंने एक इस तरह का जीवन जिया है जिसमें उनके अंदर जलन का मादा बहुत ज़्यादा है। जलन, कड़वाहट, सामने वाले को खुशी कैसे हासिल है, वो हंसता मुस्कुराता कैसे दिख सकता है। मुझे ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं गए, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है आकांक्षा जी का वो वक्त ऐसा रहा हो कि जहाँ किन्हीं कारणों से वो अपने जीवन में आनंदित, खुश नहीं रह पाई हों, और समाज ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को सिर पर ढोते ढोते अपने आप के अंदर एक गुरूर डेवलप कर लिया हो। जैसे कि एक समय में ऐसा होता था ना कि लड़कियां हंसती नहीं हैं, लड़कियां ज़्यादा मुस्कुराती नहीं हैं। ये एक रिस्पेक्टफुल बात मानी जाती थी कि एक लड़की अगर हंसती मुस्कुराती नहीं है तो ये बड़ी अच्छी लड़की है। लेकिन इस तगमे को धोते ढोते एक रिस्पेक्टफुल लड़की की अपनी इमेज ऐसी बनाते बनाते वो लड़की कब जिंदगी के हंसने मुस्कुराने के रस से दूर हो गई और एक डिप्रेशन सी चीज़ उसने अपने ऊपर ओढ़ ली, उसे पता भी नहीं चला। एक इस तरह का जीवन आकांक्षा जी ने जिया और उस चीज़ को उन्होंने सोसाइटी को वापस कर दिया। वो जो उनका एक जीवन था ना जिसमें वो खुद को एक रिस्पेक्टफुल लड़की दिखाने के चक्कर में ज़्यादा हंसना नहीं है, ज़्यादा तेज तेज मुस्कुराना नहीं है, ज़्यादा दांत नहीं दिखने चाहिए, वो जो चीज़ थी वो उन्होंने सोसाइटी को इस तरीके से रिटर्न करी। वो जो जीवन में किया सो किया, वो एक पैटर्न बन गया, वो एक जलन का पैटर्न बन गया, वो सोसाइटी के गलत बिलीव्स को अपने ऊपर लादने का पैटर्न बन गया। ये दो जो रॉन्ग पैटर्न बन गए ये नेक्स्ट बर्थ में रिपीट हो गए। सोसाइटी जो हमें सिखाती है हमेशा वो सही नहीं होता,
और बहुत कुछ सही भी होता है जिसे सीख लेना ज़रूरी है। लेकिन जब हम एक संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं और उन्हें गलत तरीके से अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, तो ऐसा ही होता है जैसा आकांक्षा जी के साथ हुआ। इस बर्थ में क्यों उन्हें जो वो डिज़र्व भी करती थी, वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिली। लेकिन वही जलन का पैटर्न और वही एक सोसाइटी में अच्छा मुझे बने रहना है, वो वाला पैटर्न उन्होंने इस बर्थ में भी रिपीट किया। वो अगर एक अच्छी बहू थी जिसने अपनी सास ससुर की सेवा करी, तो इस बात के लिए उन्हें क्रेडिट लेना चाहिए था। अगर नहीं दिया जा रहा है और उनका यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। पास्ट पर से एक संस्कार आया है ना कि सोसाइटी के नियमों के हिसाब से चलना है, वो चीज़ यहाँ पर एज इट इज़ ट्रांसफ़र हुई, इसलिए उन्हें स्टैंड लेना कभी आया ही नहीं। और वो सब चीज़ें जब नहीं आई, तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो पास्ट पर से जलन का पैटर्न आया है, वो मल्टीप्लाई होता चला गया। ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई हुई तो आज की दौर की आकांक्षा जी क्रिएट हुई, जो समझ ही नहीं पा रही कि उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली जिनकी वो हकदार थी, उन्हें वो स्थान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उनके साथ ये ट्रेजेडी क्यों हुई? इसके पीछे भी रीज़न है। क्यों हुई? क्योंकि उन्हें स्टैंड लेना तो कभी आया ही नहीं, पास्ट बर्थ में भी और इस बर्थ में भी। कब वो अच्छा बनने के चक्कर में समाज उनकी रिस्पेक्ट करेगा, इस चक्कर में अपने ही गुणों का हनन करती चली गई, उसे ही दबाती ख़त्म करती चली गई, उन्हें पता नहीं चला। और आज एक अनसेटिस्फाई आकांक्षा ने जन्म लिया, जो आज इस रूप में है कि वो अपने पूरे जीवन से ही सेटिस्फाई नहीं है। जो जीवन गुजर चुका उस पर ध्यान ना देते हुए जो आने वाला समय है उसे संभाला जाए और अब इस पैटर्न को यहीं पर ख़त्म किया जाए। सामने वाले की अगर आप तरक्की देख रहे हैं तो उसमें जलन होना तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उस जलन की दिशा को आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ भी तो मोड़ सकते हैं ना। चाहे सामने वाले को खींच के नीचे लाने के अपने आप को भी तो ऊंचा ले जा सकते हैं ना, ताकि आप उसकी बराबरी कर सकें। यही चीज़ थी जो आकांक्षा जी के लाइफ लेसन का हिस्सा थी। ये समझना, ये जानना। उम्र के आखिरी पड़ाव पे सही उन्होंने अपने लाइफ लेसन को जाना, सिर्फ जाना नहीं, सीखा और अपने जीवन में उतारा भी। और जाते जाते ही सही, जीवन के अंत तक सही, एक सक्सेसफुल जीवन उन्होंने जिया, जिसे आध्यात्मिक रूप से हम सक्सेसफुल लाइफ कह सकते हैं। क्योंकि जब हम अपना लाइफ लेसन पहचान गए, उसे जीवन में उतार लिया, तो आपकी लाइफ सफल हुई। आकांक्षा जी की इस केस से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम सबकी पास्ट बर्थ की, इस बर्थ की भी, सबकी जर्नी अलग अलग है। सबको परमात्मा से अलग अलग बुद्धि, शरीर, रूप, रंग, परिवार, वातावरण, संस्कार, विचार मिले हैं। उसी के मुताबिक ही हम सब अपने जीवन में जहाँ तक भी आगे बढ़े हैं वो बढ़ पाए हैं। इस सत्य को पहचान ले तो हमें सामने वाले के प्रति जलन उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि जलन उत्पन्न होने का कारण ही ये होता है कि हम ये समझते हैं कि सामने वाला और हम इक्वल हैं, लेकिन उसे हमसे ज़्यादा कैसे मिला है। आपको उसका पास्ट नहीं पता ना, आपको उसके संस्कार, उसके बिलीव, उसके विचार नहीं पता ना, बहुत कुछ नहीं पता, इसी जीवन का नहीं पता। तो इसे समझिए और बजाय जलन को नेगेटिव वे में अपने जीवन में लाने के पॉजिटिव वे में लाइए। ऊंचा उठ के वहाँ तक पहुँचना है, उसकी बराबरी करनी है, इस तरीके तक लाइए। अगर आप PLR करवाना या सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। क्या हो अगर आप